यार, 2 ट्यूबलाइट जलेगा, जलाए और जलाइए। तो अब सुनिए, तो प्रीवियस क्लास में अपने लोग प्रोफेज के बारे में पढ़े थे, नहीं? प्रोफेज के बारे में मैंने सबसे पहले आपको यह बताया था कि प्रोफेज जो है सबसे पहला स्टेज है किसका? एम फेज का। किसका? एम फेज का। एम फेज में भी किसका पहला स्टेज है? कैरियोकाइनेसिस का। किसका? कैरियोकाइनेसिस। बताएंगे कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? बॉस बताइए, व्हाट डू मीन बाय कैरियोकाइनेसिस? न्यूक्लियस का डिवीजन होना कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। अगर फिर हम आपसे पूछे कैरियोकाइनेसिस क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? न्यूक्लियस का डिवीजन होना कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज सबसे पहला स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस का, या आप कह सकते हैं माइटोटिक फेज का या एम फेज का। ठीक, प्रोफेज में सबसे पहले हम ये बताएं कि इसमें होता क्या क्या है। हाँ, ये बिना पूछे आ जाए कीजिए, जैसे 7 बज जाता है ना, तो हमसे पूछिए हम कि आए सर, जाए सर, नहीं जाने वक्त हमसे पूछ लीजिए, आने वक्त हमसे पूछना नहीं है कि आए सर, सीधा आ जा रहा है, हम डिस्टर्ब हो जाता है, फ्लो टूट जाता है हमारा। चलिए चलो सुनो, तो प्रोफेज में क्या क्या होता है? सेंट्रियोल्स जो होता है आपका, वो कहाँ चलना शुरू हो जाता है बताइए? अपोजिट पोल पे। अपोजिट पोल किसे कहते हैं सर? एसएसटी में आप पढ़ते होंगे, एक नक्शा बनाता होगा तो ये वाला नॉर्थ पोल होता है, ये वाला साउथ पोल होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नहीं? अगर उत्तर दक्षिण नहीं होता, पूरा पश्चिम। हाँ तो बोलो ना, मुंह में क्या लड्डू है पागल सफेद का। ई वाला जो हम कर रहे हैं पोल है, ई वाला पोल पे क्या कौन जाना चालू हो जाता है? सेंट्रियोल। धीरे धीरे ये कहाँ जाना चालू हो जाता है? सेंट्रियोल पोल्स पर। ठीक, तो पहला चीज ये होता है इसमें। दूसरा चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करना चालू कर देता है। डिसइंटीग्रेट करने का मतलब गायब होना चालू हो जाता है इस स्टेज में। ठीक, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम स्टार्ट्स। कह रहा है कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनना भी किस फेज में स्टार्ट होता है? प्रोफेज में। किस स्टेज में? प्रोफेज में होता है। ठीक है, इन द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर और एक गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी छोड़ दिए थे हम। ये सभी क्या होता है? डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ये सब आपको दिखेगा नहीं इस स्टेज में, फिर से आपको दिखेगा। कब दिखेगा? एना फेज में जाके, टिलो फेज में जाके। ये अभी नहीं दिखेगा, ये थोड़े देर के लिए गायब हो जाता है। ठीक, इन द अर्ली फेज। अब बताइए अर्ली फेज का मतलब क्या होता है? शुरुआत वाला फेज में। कब? किसका शुरुआत वाला फेज में? प्रोफेज का, क्रोमोसोम का। प्रोफेज का जो सबसे शुरुआत वाला फेज होता है, उसमें क्रोमेटिन आपको किसके स्ट्रक्चर के रूप में दिखता है? बॉल ऑफ ऊन, ऊन के रूप में दिखता है आपको। कौन से स्टेज में? स्पाइरिंग स्टेज में दिखता है। ठीक, ये सब, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या है? लेट प्रोफेज का, और ये है अर्ली प्रोफेज का। ठीक, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? प्रोफेज में ये स्टार्ट हो जाता है। तो इतना सारा चीज आपका प्रोफेज में होता है। ठीक, इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मेटाफेज के बारे में। किसके बारे में? मेटाफेज। तो मेटाफेज के बारे में आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। पहले मैंने जो बताया आपको कि डिसइंटीग्रेटिंग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियोलस का, ईआर का और गोल्गी बॉडी का। कहने का मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका गायब हो रहा है, वो तब तक गायब होता चला जाएगा जब तक मेटाफेज शुरू नहीं होता है। समझ में आ रहा है हमारी बात? क्या हम बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तब तक गायब होना स्टार्ट होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, जब तक मेटाफेज शुरू ना हो जाए। पहले प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज ना। तो प्रोफेज में क्या हम देखे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होता जा रहा है, तो इसको एगो लैंग्वेज दिया जाता है। आपका एनसीईआरटी एगो लैंग्वेज देता है कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। इसके कहने का ये मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, गोल्गी बॉडी का, आपका ईआर का, न्यूक्लियोलस का गायब होना तब तक चालू रहता है जब तक कि मेटाफेज शुरू नहीं हो जाता है। इसके कहने का क्या मतलब है
कि मेटाफेज का शुरुआत होना क्या मार्क करता है, क्या मार्किंग करता है, आपको क्या बताता है कि पूरी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है, पूरी तरह न्यूक्लियोलस गायब हो चुका है, पूरी तरह ईआर गायब हो चुका है, यही ना बताता है। तो पहला पॉइंट आपके एनसीईआरटी का ये है कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियोलस का पूरे तरीके से गायब होना क्या बताता है कि अब मेटाफेज आ गया है, शुरू हो गया है। प्रोफेज और एनाफेज के बीच में ही दिखता है, प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में दिखता है, नहीं दिख पाता है, वो उसी तरह कौन नहीं दिखता? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस आपका लास्ट तक गायब होता है, आपको पहले से दिखता रहता है। लेट प्रोफेज जो हम बताए ना, उस लेट प्रोफेज के लास्ट में जाके जब मेटाफेज शुरू होने वाला होता है तब पूरे तरीके से गायब हो जाता है, तब तक उससे पहले दिखता रहता है। पूरे तरीके से गायब तब होता है जब मेटाफेज शुरू हो जाता है, समझे? इससे पहले आपको दिखता रहेगा। ऐसा बना के नहीं दिखाए हम, ऐसा बना के दिखाए ना, इसका मतलब दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। जब आपका मेटाफेज शुरू हो गया तब ये पूरे तरीके से गायब हो गया, तब गायब होता है। इन द एंड ऑफ प्रोफेज, क्या हम बताए? बीच में नहीं, बिटवीन लिखा है हम कि इन बिटवीन मेटाफेज एंड प्रोफेज, नहीं, इन द एंड ऑफ प्रोफेज या लेट प्रोफेज। प्रोफेज के लास्ट में ये होता है, जब प्रोफेज खत्म होने को है तब ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम मेटाफेज में दूसरी बात ये पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम आपका साइटोप्लाज्म में होता है कि न्यूक्लियस में? क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में होता है कि न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में होता है। अब क्रोमोसोम न्यूक्लियस से बाहर निकल के इस फेज में आ जाता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्यों आएगा? ऊपर जाएगा कुछ और कुछ नीचे जाएगा, तो साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? अरे मानवुद्दीन साहब, ये जो सेल है और सेल में ये जो साइटोप्लाज्म है और ये जो न्यूक्लियस है, तो इसमें आपका क्रोमोसोम है मान लेते हैं, ये मान लेते हैं क्या होता ही है। अब इसमें से क्रोमोसोम को साइटोप्लाज्म में जाएगा तभी ना ये सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की मदद से ऊपर खींचेगा इसको, कि न्यूक्लियस से ही ऊपर खींच लेगा इसको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया सर प्रोफेज में, नहीं गायब हो गया? अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा तो ये कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म में जाएगा? अरे साइटोप्लाज्म में जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए अब साइटोप्लाज्म में आ गया कौन? क्रोमोसोम आ गया। जैसे ही साइटोप्लाज्म में आया तो ये क्या करता है? ये आपका सेंट्रोसोम ये एक रे निकालता है। क्या निकालता है? रे, जिसको बोलते हैं एस्ट्रल रे। क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रे बोलते हैं। और इससे स्पिंडल फाइबर भी बनता रहता है, ठीक है, इसको खींचने के लिए ऊपर। किसको? क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम को ऊपर खींचने के लिए स्पिंडल फाइबर भी आपका बनता रहता है। और ये जो आपका बन रहा है ये जो रे, इसको बोलते हैं एस्ट्रल रे। और इन दोनों को मिला के बोलते हैं माइटोटिक एपारेटस। क्या बोलते हैं? माइटोटिक एपारेटस बोला जाता है। इतनी बात समझ में आया तो बताइए। एस्ट्रल रे तब बनता है जब ये सेंट्रोसोम पोल पर पहुंच चुका होता है, तब बनता है। रिवर्स वाला डायग्राम में आप सेंट्रोसोम हो जाएगा। सेंट्रोसोम यहाँ नहीं है, ये क्या है? हाँ, सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं जो 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई। तीसरी बात समझिए, मेटाफेज में क्या होता है? जो आपका क्रोमोसोम ऐसे दिखता है मेटाफेज से पहले, मेटाफेज से पहले ऐसे ही दिखता है ना? अरे मेटाफेज से पहले क्रोमोसोम ऐसे ही दिखता है। अब जैसे ही मेटाफेज आता है, ये वाला स्टेज आता है, तो क्रोमोसोम बीच में आ जाता है। कहां जाता है? बीच में, जिसको आप इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि इक्वेटर जो होता है वो बीच में होता है। ये से ऐसे अगर आप ग्लोब बनाते हैं, अरे पूरा दुनिया का अगर ग्लोब बनाओगे तो इक्वेटर कहाँ आएगा? बीच में आएगा। कहाँ आएगा? बीच में। तो क्रोमोसोम कहाँ आ जाएगा मेटाफेज में? बीच में। इसी को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं।
ये प्लेट का नंबर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1 होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होता है। कोई अगर पूछे कि अच्छा बताओ मेटाफेजिक प्लेट इसके नीचे भी बन सकता है क्या, तो नहीं, 2 प्लेट नहीं बनेगा, एक ही प्लेट बनेगा और एक ही प्लेट में सभी क्रोमोसोम अरेंज होंगे। इतनी बात पता चल रहा है। जैसे अपना लोग में 46 क्रोमोसोम है ना, तो पेयर में एक ही प्लेट में एक ही आपका डायरेक्शन में 46 क्रोमोसोम आपका अरेंज रहेगा। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कांग्रेशन। क्या बोलते हैं? कांग्रेशन। कांग्रेस से बना नहीं रे, कोई पार्टी है कांग्रेस, इसी से कांग्रेशन बना है। ION लगा दोगे तो कांग्रेशन हो जाएगा। आई कांग्रेशन का मतलब पार्टी उटी से नहीं है, कि कांग्रेशन का मतलब है कि जब मेटाफेज में क्रोमोसोम बीच में अरेंज हो जाता है, समझ जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम कांग्रेशन। क्या बोलते हैं? कांग्रेशन बोलते हैं। चौथी बात सुनिए, इस स्टेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग से क्वेश्चन है, ये स्पिंडल फाइबर बनना कब चालू हुआ? प्रोमेटाफेज क्या होता है? तो प्रोमेटाफेज बोलेगा, प्रीमेटाफेज बोल दो, प्रोमेटाफेज बोल रहा है। प्रोफेज में ये स्टार्ट होना, फॉर्मेशन होना, इसका ये स्टार्ट होना चालू हुआ था, ठीक है, और मेटाफेज में जाके पूरे तरीके से बन जाएगा। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम कब बनना चालू हुआ था? कंडेंसेशन कब स्टार्ट हुआ था? प्रोफेज में। इंड कब होगा? मेटाफेज में। चलिए चौथी बात, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है काइनेटोकोर से। किससे? अब बात आती है सर काइनेटोकोर किसे कहते हैं? तो क्रोमोसोम में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको तो कहते हैं क्या बताइए तो? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इसी के बगल में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसका डिस्कस किया होगा। काइनेटोकोर क्या होता है? ऐसा डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ये धागा की तरह स्ट्रक्चर, रे की तरह स्ट्रक्चर अटैच होता है, इसी को बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। इतना चीज अपने लोगों को मेटाफेज में समझना है। अब उसके बाद बारी आती है एनाफेज की। किसकी? एनाफेज की। एनाफेज में क्या होता है? जो भी आप देख रहे हैं इधर पेयर में देख रहे हैं, जो भी क्रोमोसोम को, ऐसे क्रोमोसोम जब हम बनाते हैं तो ये सेंट्रोमियर से अटैच होता है। जैसी एनाफेज आता है तो ये सेंट्रोमियर टूट जाता है। क्या कर जाता है? टूट जाता है। अगर टूट जाएगा तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो ये वाला जो केस है आपको एनाफेज में देखने को मिलता है। क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा सर? ऐसा हो जाएगा, एक पेयर ऊपर चला जाएगा और एक पेयर नीचे आ जाएगा। तो एनाफेज में हम बोलते हैं कि सेंट्रोमियर टूट जाता है, जिसके चलते कुछ क्रोमोसोम ऊपर और कुछ क्रोमोसोम नीचे चला आता है। इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। अब बात आती है, फिर क्वेश्चन उठता है कि सर इसको सिस्टर क्रोमेटिड क्यों बोलते हैं, या सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? तो ऐसा क्रोमेटिड या ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास एक ही कॉमन सेंट्रोमियर, उसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। जैसे ये हम क्रोमोसोम बनाए एगो, ठीक, इसके पास कितना सेंट्रोमियर है? एक ही सेंट्रोमियर है, तो इसको बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अगर यही हम बनाए एगो क्रोमोसोम और ये बनाए दूसरा क्रोमोसोम, क्या इसका सेंट्रोमियर और इसका सेंट्रोमियर सेम है? अरे जब क्रोमोसोम ही अलग अलग है तो सेंट्रोमियर कैसे सेम हो सकता है? नहीं समझे? परिवार में जो भाई होता है वही ना भाई, एक असली भाई होता है कि दिया तो वाला भाई होता है तो भाई ही वो, लेकिन वो अपना भाई होता है क्या? या अपना फैमिली का मेंबर होता है क्या? है क्रोमोसोम ही दोनों, लेकिन इसका सेंट्रोमियर अलग है और इसका सेंट्रोमियर अलग है। तो क्या इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जबकि अगर ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाए आपको और बताए कि बताओ इसको सिस्टर क्रोमेटिड हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास एक ही सेंट्रोमियर है, एक ही सेंट्रोमियर से दोनों अटैच है, इसीलिए इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल सकते हैं। चलिए ज्यादा बता दिया, आप लोग को लग रहा होगा कितना ज्यादा बता दिए, लिख लेते हैं। चलिए इसी को सर
हाँ, मिडिल लेयर में इसीलिए अरेंज होता है ताकि हाफ हाफ अमाउंट में डिवाइड हो। अगर यहाँ करेंगे, अगर यहाँ जो आएगा क्रोमोजोम, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा क्रोमोजोम इसी साइड, या अगर सेल यहाँ से डिवाइड हो तो इसी साइड चला जाए। नहीं हो सकता है क्या? पिताजी के पास 10 लाख रुपया है और 2 गो उसका लड़का है। अगर पिताजी एक गो लड़का के आसपास भटकते रहेंगे, नजदीकी बनाए रखेंगे, तो एक गो लड़का को 10 लाख रुपया दे देंगे? नहीं दे देंगे क्या? दोनों लड़का को कब देंगे? जब वो बंटवारा बीच बीच का करेंगे, कहेंगे चलो आधा तुम लो आधा तुम लो। घर है, आधा पर से डिवाइड करो। नहीं सर, हम यहाँ से डिवाइड करेंगे। नहीं, एगो कम मिलेगा एगो ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सेल भी बड़ा अच्छा आदमी है। ये क्या करता है, बीच में इसको इसीलिए लाता है ताकि हाफ इसमें जाए और हाफ इसमें जाए, इसीलिए ऐसा करता है। सर, हाँ, न्यूक्लियोलस सब गायब क्यों हो जाता है? न्यूक्लियोलस सब गायब इसलिए होता है ताकि क्रोमोजोम अपना काम आसानी से कर सके। अगर ज्यादा भीड़ रहेगा तो क्रोमोजोम को काम करने में दिक्कत होगा, इसीलिए पहले गायब हो जाता है वो। जब इसका काम समाप्त हो जाता है क्रोमोजोम का, तब उसका डिसअपीयर वाला जो चीज है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? ज्यादा आदमी रहेगा तो ज्यादा गैदरिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, और कम आदमी रहेगा तो आसानी से काम होगा। मान लीजिए ज्यादा आदमी है, सबकी जरूरत है हमें, तो क्या करेंगे? कुछ लोग को बाहर भगा देंगे, तो जाओ बाहर। अरे काम के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे ना। अगर मान लो हमको 3 आदमी से काम है, तो और आदमी को भगा देंगे, तो तुम जाओ, बहुत हल्ला करता है, और फिर उसको बुला लेंगे। ऐसे ही सेल करता है। जब तक क्रोमोजोम का काम नहीं हुआ होता है तब तक उसको डिसअपीयर करवा देता है। जैसे ही इसका काम समाप्त, वो फिर से अपीयर हो जाता है। गायब पूरी तरीके से नहीं होता है। आप ये मत सोचिए कि न्यूक्लियस पूरी तरीके से गायब हो गया, फिर से वो अपीयर होगा, फिर से आपको दिखेगा। तो क्या अगर नहीं दिखेगा तो दूसरे सेल में कैसे जाएगा? फिर माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे सेल में कैसे जाएगा? गोल्गी एपेटाइटिस दूसरे सेल में कैसे जाएगा? तो फिर से वो दिखेगा, लेकिन दूसरे स्टेज। समझ में आ रहा है? ए हीरो, समझ में आ रहा है? पूछेंगे अभी और नहीं जो बोला सब परिवार वाला चीज हम परिवार वाला आगे तुमको हम बना देंगे। अगर नहीं हुआ तो अभी पूछ रहा है कि नहीं समझ में आया तो बोलो, 10 बार हम बता देंगे। 10 बार नहीं बताएंगे, 1-2 बार बता देंगे। हाँ, एक के बार बताएंगे। ऐसे ही बोल दिया, गप मारेंगे तो ना चाहिए क्या? अरे वो कहे नहीं आती है, सीखा? शादी हो गया उसका? अच्छा, शादी में गए, बोल शादी हो गया उसका। चलिए हेडिंग दीजिए, तो हेडिंग दीजिएगा मेटाफेज। आपका पहला क्लास है तीनों चारों का, बोले हिंदी मीडियम। ए हीरो, तुम्हारे पापा जी बोले थे इंग्लिश मीडियम रखने के लिए, क्यों कॉल को करा भैया? तू कह रहे कि कोई दिन तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा है। पागल है, आग की बेइज्जती करवा रहा है। नहीं बोला था तूने? था तो विद्या का तू नहीं बोला था, क्या बोला? पागल कहीं का, ये हमने गलत बनाता है। चलिए हेडिंग लीजिएगा मेटाफेज। ये रहेगा आपका दूसरा। हल्ला नहीं कीजिए। ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ये अपर लाइन नहीं दिए हैं, पूरा 2 कॉपी है एनसीईआरटी का, इसलिए इसको भूलिएगा मत, पूछ देगा आपसे, इसको नहीं भूलना है जी।
कुछ भी हो जाए इसको भूलना है ही नहीं, काहे कि एनसीईआरटी सब कुछ है इसीलिए।
टेज के बाद वाया है। वाया मतलब होता है किसी के द्वारा। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से दिखने में कैसा लग रहा है। शेप मतलब शेप होता है, शेप में सब चीज़ नहीं देखते हैं, शेप में उसका स्पेशल उसका शेप ही हम देखते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजी में उसका शेप देखते हैं, काइनेटोकोर का मतलब लोकेशन देखते हैं, क्रोमोसोम का लोकेशन देखते हैं कहाँ पर है, ऐसा होता है। ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर को एक साथ हम क्या कहते हैं, तो माइटोटिक एपैरेटस बोला जाता है, समझे। एस्ट्रल रेज क्या होता है, एस्टर से निकलने वाले रेज को एस्ट्रल रेज कहते हैं। एस्टर क्या होता है, तो आपको सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम के बाहर आपको स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको एस्टर बोलते हैं। स्टार दिख नहीं रहा होगा ये अच्छे तरीके से, लेकिन स्टार की तरह ही होता है, इसीलिए इसको एस्टर लाइक कहते हैं, स्टार लाइक कहते हैं। उसको साइलेंट करके काहे रखते हैं, आज इसी टाइम में तो फोन काहे कर देता है, फोन तो डाउनलोड क्या साइलेंट करके रखो, साइलेंट साइलेंट करके रखो, मत उठाओ, साइलेंट करके रखो, काट दो उसको, काटो उसको, साइलेंट करो उसको, कॉल में उठाना। इतना क्वेश्चन करवाए थे उस दिन, तो ये क्वेश्चन करवाए थे क्या? हाँ, 2 क्वेश्चन करवाए थे। लिखिए क्या, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए, क्या कर रहे हो, मोबाइल चलाओगे, मोबाइल रखो, मोबाइल नहीं चलाना, मैं तो क्या मोबाइल चलाएगा, चलिए लिखिए, सभी लिखिए क्या, बढ़े आगे। आराम आराम से घर जाकर आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, यह आपके लिए बिल्कुल नया है, समझे। हम बार बार आपको यही बोल रहे हैं कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत नया है, जितना नया नहीं कहना चाहिए उतना नया है आपके लिए टॉपिक। इसको अगर हम तो नए हैं, आप भी नए हैं, ये जो टॉपिक है इतना नया टॉपिक है कि आपको एक बार में समझ में पूरा नहीं आएगा, समझ में आ भी जाएगा तो आप भूल जाएंगे। इसीलिए इसको घर पे जाके कम से कम 1-2 बार पढ़िए, तब आपको याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। बायो में ज्यादा थ्योरी होता है, कि जो आपको हम इतना कंसाइज में लिखाते हैं, इतना कंसाइज में लिखाएगा, इसको इतना थ्योरेटिकल लिखाता है लोग, इसका जवाब नहीं है। अगर थ्योरेटिकल चला जाए इस पे तो इतना थ्योरेटिकल लिखाएगा कि आपको देख के तंग हो जाएंगे आप कि कितना थ्योरी लिखाता है। ये बड़ा बहुत कंसाइज फॉर्म में है, एक बार लैंग्वेज का हम यूज नहीं करते हैं,
सीधा लिखते हैं क्रोमोसोम्स मूव इनटू द साइटोप्लाज्म। समझ रहे हैं क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपको आसान हो, पढ़ने में आसान हो। तो घर पे जाके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे आप। इसीलिए घर पे जाके पढ़िएगा। ये सेल नहीं है कि आप नहीं भी पढ़ेंगे, हम आपको क्लास में समझा देंगे तो आपको समझ में आया रहेगा। ये सेल साइकिल है। इसके बाद जो टॉपिक है मेटाफेज, ये सब पहले नहीं पढ़े होंगे आप, ये सब पहली बार पढ़ने करता है इंसान। इसीलिए घर पे जाके पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा भूल जाइएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब कोनो चैप्टर पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं बनना तो चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन बनना चाहिए, 200 में 2 क्वेश्चन बनना चाहिए, 5 को भी बनना चाहिए। नहीं बन रहा है चैप्टर आप सीधा देख लिए खत्म, चैप्टर में आपको आता नहीं है इसका मतलब, समझे? क्वेश्चन बनना चाहिए, तभी चैप्टर का असली रोल होता है सीखने का। क्या है ऐसे कहा बैठ रहे हो? हमारा शौक नहीं है वहां जाके बैठ रहे हैं, बैठते हैं बाबा। क्लास की मर्यादा को थोड़ा अच्छे से रखो। किधर मैथ वाला? मैथ वाला नहीं बोलेगा, ये तो मैथ वाला के पास दिमाग होता नहीं है। मैथ वाला के पास दिमाग होता है? बायोलॉजी वाला के पास दिमाग होता है। थोड़ा सा बुखार लगा, दवा का नाम तुरंत याद आता है। मैथ वाला पाएगा कभी? कौन क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जी? कहो तो पूछिए। पाए वाला सर के पास दिमाग होता है। अभी जो कुछ होगा तो बायो वाला ही काम आएगा। डिप्रेशन में जो जाता है आदमी सब, ये अक्सर मैथ वाला जाता है, बायो वाला नहीं जाता। डिप्रेशन समय जो चला जाता है बायो वाला नहीं जाता। बायो वाला को पता रहता है ना कैसे क्या करना है, हैंडल करना है। चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते हैं आप लोग, इसको ऐसा मत लीजिएगा। चलिए इधर देखिए आप मेटाफेज देखिए, तो ये सब लिखना बंद करो। लिख लिए तो अब थोड़ा सा बाकी है तो बंद कीजिए। अब सुनिए मुझे पहले, मेटाफेज के बारे में मैंने पहला स्टेटमेंट बताया है कि एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। ये वाला पढ़ेंगे आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। इस स्टेटमेंट की खासियत ये है कि ये वाला स्टेटमेंट सब जो एग्जामिनर होता है वो बदलता नहीं है, पूरा दे देता है आपको। ई कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन लिखेगा, कुछ नहीं बदलेगा इसमें से, आपको डायरेक्ट उठा के देता है इसमें, समझे? इसीलिए इस स्टेटमेंट सबको याद रखना जरूरी है। जहां हम नहीं बोले कि एनसीईआरटी का लैंड ये है, नहीं है, तो वहां कोई बात नहीं है, फिर वहां लैंग्वेज बदल सकता है। लेकिन जहां बोल रहे कि एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, वहां आपका लैंग्वेज बदलता नहीं है, लैंग्वेज वही का वही रहता है। ठीक, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, डिसइंटीग्रेशन दे दिया तो इस सब लैंग्वेज बदलता नहीं है। चलिए मेटाफेज में क्या होता है, जितना भी आप ईआर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गॉल्जी बॉडी, ये सब जो आपका समाप्त हो रहा था, इसके समाप्त होने का आदेश या निर्देश आप कह सकते हैं, मार्किंग ये कह सकते हैं कि मेटाफेज अब आ रहा है, शुरू हो रहा है। अब मेटाफेज में होगा क्या, क्रोमोसोम कहां चला जाएगा? साइटोप्लाज्म में। देखिए क्रोमोसोम यहाँ साइटोप्लाज्म में है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में है? साइटोप्लाज्म में है। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम कहां चला जाता है? साइटोप्लाज्म में। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये फाइबर की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला ब्लू कलर का, इसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। इसका फॉर्मेशन बनना कंप्लीट हो जाता है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो जाता है आपका, पूरे तरीके से क्रोमोसोम बन जाता है। पहले क्रोमोसोम ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था क्रोमोसोम। पहले क्रोमोसोम जब आप देखेंगे तो पहले क्रोमोसोम ऐसा होता था, लेकिन अब क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा आपको। ये वाला जो क्रोमोसोम है ये दिखेगा आपको सिर्फ मेटाफेज में। ठीक, इसके बाद क्रोमोसोम अपीयर थिकेस्ट, क्रोमोसोम जो है वो आपको ठीक दिखेगा और छोटा दिखेगा। पहले क्रोमोसोम छोटा नहीं दिखता था, पहले बहुत लंबा क्रोमोसोम आपको दिखता था, ऐसा क्रोमोसोम दिखता था आपको ऐसा पहले, लेकिन मेटाफेज में आपको छोटा क्रोमोसोम दिखेगा, देख सकते हैं आप, समझे? इसके बाद क्रोमोसोम आपका कहां पर अलाइन हो गया, कहां पर अरेंज हो गया है? बीच में, इक्वेटर पे। इसीलिए इस प्लेट को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट।
क्योंकि मेटाफेज में ऐसा हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट, और इक्वेटर पे हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट। समझे? ये अलाइन हो रहा है आपका इक्वेटर पे, इसीलिए इक्वेटोरियल प्लेट बोल रहे हैं, और मेटाफेज में हो रहा है इसीलिए मेटाफेजिक प्लेट बोल रहे हैं। इस स्टेज में आप क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को समझ सकते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसा दिखता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है कि बाहर से कोई चीज क्या कैसा दिख रहा है। आप लोग मॉर्फोलॉजी का नाम सुने होंगे, एनाटॉमी का नाम सुने होंगे। एनाटॉमी मतलब कोई चीज अंदर से कैसा दिख रहा है। हम अपने लोग का लीवर अंदर में होता है कि बाहर में? बाहर में होता है। कौन बोला है? अपना सबका लीवर बाहर में होता है और नाक अंदर में होता है। नहीं रे, अपना लोग का लीवर अंदर में होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको एनाटॉमिकल ऑर्गन। समझे? एनाटॉमी बोलते हैं इसको। अपना लोग का ये सब जो फेस जितना भी चीज दिख रहा है, हाथ पैर मुंह जितना भी चीज दिख रहा है, ये बाहर में होता है, इसीलिए इसको मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक, तो इस स्टेज में आप क्रोमोसोम को मॉर्फोलॉजिकली स्टडी कर सकते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि आप ऐसे स्टेज का नाम बताइए जिस स्टेज में आप क्रोमोसोम का स्टडी कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली। तो कौन सा स्टेज है? मेटाफेज है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि आप ऐसा स्टेज का नाम बताइए जिसमें आप क्रोमोसोम के शेप को स्टडी कर सकते हैं, तो वो एनाफेज है। अंतर लगा? क्रोमोसोम को मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करना कौन से फेज में आसान होता है? मेटाफेज में। और क्रोमोसोम के शेप को स्टडी करना किस फेज में आसान होता है? एनाफेज में। शेप कहने का मतलब क्रोमोसोम भी शेप का है कि जे शेप का है कि आई शेप का है कि एल शेप का है, सबका आकार होता है। समझे? चलिए, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो जाता है? काइनेटोकोर से। अब काइनेटोकोर क्या होता है सुनिए, एक ऐसा डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम हम बनाए, तो यहाँ जो आपका डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा इसी को बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। जिससे क्या अटैच रहेगा? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कहां से निकलेगा? सेंट्रोसोम से या सेंट्रियोल से। ठीक, इसके बाद देखिए ये वाला आप डायग्राम देखेंगे तो मेटाफेज का डायग्राम है ये। इसमें एक सेल बनाए हैं हम ये बताएं कि क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म में। क्रोमोसोम कहां पर अलाइन हुआ है, कहां पर आ गया है? इक्वेटर पर। कहां पर? इक्वेटर मतलब बीच में आ गया है, सेल के बीचों बीच आ गया है ये, इसीलिए इसको इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं या मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। ये जो आपको चीज दिख रहा है, ये वाला गोला गोला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। और इसके अंदर जो है आपको ये वाला डंडा दिख रहा है 90 डिग्री पे, मैथ वाला ध्यान देगा। ये जो डंडा दिख रहा है 90 डिग्री पे कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री बोलो दिया तब कह रहा है, तब वो सोच रहा है कितना डिग्री पर है। परिणाम क्या कह रहे हैं? 100 पकड़ तो हम क्या नहीं 90 पर होते हैं, हम मैथ वाला चलो ये 90 पर है, मैथ वाला कह दिया तो मान लेते हैं कि 90 पर है। इस पर इससे एक रे निकलता है जिसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। ई वाला जो रे है इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। और ये जो व्हाइट वाला बना है इसको बोलते हैं एस्ट्रल रे। क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रे। ये एस्ट्रल जो होता है वो स्टार लाइक होता है, आपको सितारा की तरह दिखता है ये। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि एस्ट्रल रे और स्पिंडल फाइबर को दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? तो माइटोटिक एपारेटस बोला जाता है। इतनी बात समझने में किसी को दिक्कत हो तो बताइए। मेटाफेज समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। मेटाफेज में आपको शेप डिस्कस नहीं किया जाता, शेप पूरा विजिबल नहीं होता है। उसमें आप ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम कहाँ है, काइनेटोकोर से अटैच है कि नहीं, क्रोमोसोम ऊपर है कि नीचे है कि बीच में है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें आप शेप डिस्कस नहीं कर सकते। शेप का असली डिस्कस होता है एनाफेज। उसमें बताया जाता है कि क्रोमोसोम भी शेप का है कि जे शेप का है कि आई शेप का है कि एल शेप का है। चलिए, इतनी बातें समझ में आ रही है तो बताइए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? समझ में आया तो हेडिंग दीजिए एनाफेज। हेडिंग दीजिए तो एनाफेज क्या हुआ?
कोई बात नहीं है, टाइम ऑफ एन आप भेज दीजिए एडी। बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए, बात नहीं करो। जब लिख रहे हो तो बात नहीं कीजिए।
इस सब का नाम लिखना जरूरी नहीं है, नाम तो जानते हैं। सेंट्रोसोम है ये, इसके बाद स्पिंडल फाइबर है, ये एस्ट्रल है, ये भी स्पिंडल फाइबर, ये भी एस्ट्रल है। और ये आपको क्रोमेटिड्स जो है वो ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, सेंट्रोमियर टूटने के बाद। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, हाँ कहिए। ऐसे ही बनाइए, ऐसे नहीं बनाइए, ऐसे ही बनाइए। ये वाला जो है ना, किताब में बहुत सारी दिक्कत है। इसलिए रखा है ताकि इसमें आप इसीलिए ताकि आप क्लियर जोड़ सकते हैं, जोड़ के दिया इसमें पास पास कोई दिक्कत नहीं है, वो हम अच्छा लगने के लिए बना दिया है। वहाँ जब ज्वाइंट देखना सही होगा, ज्वाइंट देखना वहाँ पर इसलिए लगा दे ताकि आपको लगे कि जो क्रोमोसोम है वो ऊपर खींच रहा है सभी पार्ट। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, आप जैसे सोच रहे हैं टूट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। स्पिंडल फाइबर दिखाने के लिए ऐसा बना है, कोई जरूरी नहीं है बना देना। उल्टा होगा, ये नीचे की तरफ ही है, नीचे की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, ये चीज बोलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको कैसे बना देंगे। तो हम आपको इक्वेटोरियल प्लेट को मिडिल में दिखाएं, इसीलिए ऐसा दिखाएं। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बनाया जाता है, वो मिडिल में दिखाएं इसलिए ऐसा बना। इसको ही अगर टर्न कर दिया जाए ऐसे, अगर इसको ही टर्न कर दिया जाए ऐसे कर लेना, इसको ही टर्न कर दिया, इसको अच्छा इसको ही ऐसे टर्न कर दिया जाए, ऐसे ना, ऐसे टर्न कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बना दीजिए ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बना दीजिए ऐसे, कोई दिक्कत। हम आपको समझाने के लिए किए हैं कि ऐसा इक्वेटोरियल प्लेट पे होता है ना, तो वो आपको रिगार्डिंग में हम बताएं। उसमें हम क्या लिखे हैं कि क्रोमोसोम ऐसे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसा लिखवाए हैं क्या कि क्रोमोसोम ऐसे होकर ही आता है पीछे। हाँ स्पिंडल हम कहाँ कह रहे हैं, काइनेटोकोर से अटैच होता है, काइनेटोकोर ये होना चाहिए सर, ये नहीं है काइनेटोकोर। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन आपको हम एक तरह से दिखाने के लिए ऐसा बनाए कि आप लोग को ऐसा नहीं लगे क्रोमोसोम कैसा बना दिया, कि अभी सीधा बना रहा था, उल्टा बना रहा है क्रोमोसोम, इसीलिए ऐसा किया। चलिए हो गया, लिखिए जल्दी लिखिए, लिख लिया। चलिए लिख लिए क्या?
हाँ पूछिए। हाँ 3 गो रह के क्या होगा, यहाँ रहेगा, यहाँ सेंट्रोसोम रहेगा केवल 3 गो नहीं, ये अपोजिट पोल पे ही एगो एगो होता है, समझे। सेल ऐसा अपना बनाया हुआ है सब चीज की, उसको 2 गो ही रहना है, एगो ऊपर में एगो नीचे में रहना है, ताकि क्रोमोसोम एगो ऊपर चला जाए एगो नीचे चला जाए। कभी भी क्रोमोसोम साइड में नहीं जाता, इस साइड और इस साइड नहीं जाता, ऊपर और नीचे ही जाता है, क्योंकि यहाँ से सेल डिवाइड करता है, तो 2 सेल बनेगा, तो ये एक चला जाएगा, इसमें और एक चला जाएगा। चलिए हो गया, सुनिए इधर शांत रहिए, तो सुनिए मेटाफेज में अभी आप लोग मेटाफेज पर है, जिसमें हम आप लोग को ये बताए हैं कि क्रोमोसोम कहाँ चला आता है, मिडिल में चला आता है। देखिए यहाँ क्रोमोसोम कहाँ आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, ठीक। एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर टूट जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला आएगा। इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है, ठीक। इसके बाद देखो सबसे छोटा फेज होता है, इसलिए सबसे कम लिखवाए हैं इसमें। एनाफेज सबसे छोटा फेज होता है, इसलिए सबसे कम लिखवाए हैं इसमें, ठीक। सबसे छोटा फेज होता है फेज का, सेंट्रोमियर इसमें टूट जाता है, स्प्लिट भी लिख सकते हैं यहाँ, ये टूट जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाता है। बात नहीं कीजिए, कौन बात करेगी, बात नहीं कीजिए। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है, अलग अलग हो जाता है सेंट्रोमियर टूटने के बाद। देखिए अभी होता क्या है एक्चुअली में कि प्रीवियस वाला जो टॉपिक होता है वो आपको क्लियर नहीं रहता है, तो आपको समझ में नहीं आता है, जिसके चलते आप क्या करते हैं, आपस में बात करने लगते हैं या ऐसे देखते हैं जैसे हम पहली बार दिख रहे हैं, आदमी कभी देखे नहीं है, नहीं जैसे आदमी कभी देखे नहीं, ऐसे घूर घूर के देखता रहता है। तो ऐसे तब होता है जब आपको समझ में पहले नहीं आया होता है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार आपको कि घर पे जाके थोड़ा थोड़ा पढ़िए। आप 6 महीना क्या 6 मतलब 6 महीना आने वाला है ना, ऐसे जाते जाते कब 11 बीत जाएगा पता नहीं चलेगा आपको, समझे। इसीलिए जाके थोड़ा घर पे पढ़िए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सिर्फ हमको देखते रहिएगा कि मास्टर कैसा था, कैसे बोलता था, समझे। तो ऐसा देखते रहिएगा, हमको देखते रहिएगा, कुछ फायदा होगा नहीं आपको। हमको देखने से क्या पास हो जाएगा, तो हमको देखते करो घूर घूर के, खाली आएंगे और खाली बैठे रहेंगे, देखते रहो, सब बहुत अच्छा लग रहा है। 1200 कहीं का एनाफेज में सबसे पहले बात, ये सबसे छोटा फेज होता है, सेंट्रोमियर इसमें टूट जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाता है। जैसे ही सेंट्रोमियर टूटेगा तो सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएगा। अच्छा ये अच्छी बात है, सिस्टर क्रोमेटिड क्यों बोलते हैं, बॉयज क्रोमेटिड क्यों नहीं बोलते हैं, काहे नहीं बोलते हैं, किसी के पास जवाब है। सिस्टर क्रोमेटिड्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक मतलब कॉमन सेंट्रोमियर से अटैच होता है। बॉयज क्रोमेटिड इसको नहीं बोला जाता है, क्योंकि जब भी डिवाइड करता है सेल तो डॉटर सेल बनता है, ना कि सन सेल बनता है। कभी भी सन डिवाइड करके नया जनरेशन पैदा कर सकता है क्या, बोलो यस, तो हम मान लेंगे, खाली हमको छोड़ देना उसमें, हम अलग हो जाएंगे खाली, क्योंकि हम तो लोग के बीच में नहीं पढ़ना चाहते। कभी सन नेक्स्ट जनरेशन पैदा कर सकता है, अरे कर सकता है तो बोलो, कभी जब यूँ बोलेगा कि हमारे अंदर नेस्ट्रो साइकिल भी होता है, नहीं रे बोलेगा ना, बोलेगा हाँ बोलो, नेस्ट्रो साइकिल का बोल हाँ, नेस्ट्रो साइकिल का मतलब पीरियड नहीं बोला, स्कूलर क्लास का बात नहीं बताए थे, वो लड़का से पूछे थे तोरा अंदर नेस्ट्रो साइकिल होता है, यस सर होता है, अच्छा होता है, तो मोंकी प्रजाति से कि एप्स की प्रजाति से कि काऊ की प्रजाति से। देखिए इसको बॉयज क्रोमेटिड क्यों नहीं बोलते पता चला, क्योंकि जो अगला सेल आता है वो डॉटर सेल आता है, नहीं कि सन सेल आता है। सन सेल इसीलिए नहीं आता है क्योंकि जो नया जनरेशन पैदा करने का या प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी है वो हमेशा जो होता है जेंडर, कौन से जेंडर के पास होता है, फीमेल जेंडर के पास होता है। इसीलिए हर जगह सिस्टर क्रोमेटिड आपको देखने को मिलेगा, डॉटर सेल देखने को मिलेगा, सन सेल नहीं।
क्योंकि जनरेशन पैदा करने का कैपेबिलिटी सिर्फ फीमेल के पास होता है, समझे, इसीलिए इसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं सवाल में। चलिए सिस्टर क्रोमैटिड के बारे में बताया आपको कि ऐसा क्रोमैटिड जिसके पास एक कॉमन सेंट्रोमियर हो। जैसे देखिए आप बताइए इसमें सेंट्रोमियर इसमें, अच्छा एगो बहुत बड़ा बना दिए, वो छोटा बना दिए। अच्छा इसमें बताइए 2 क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर भी है, दोनों के पास एक ही सेंट्रोमियर है कि अलग अलग सेंट्रोमियर है? नहीं रो बोलना, दोनों के पास सेंट्रोमियर अलग अलग ही, दोनों के पास एक ही सेंट्रोमियर है? अलग अलग है, इसके पास भी अलग है, इसके पास भी अलग है। क्या इसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे? और अगर ऐसा क्रोमोसोम ड्रॉ करे जिसके पास एक ही सिस्टर क्रोमैटिड एक ही सेंट्रोमियर हो, तो क्या इसको सिस्टर क्रोमैटिड बोल सकते हैं? क्योंकि इसके पास एक ही सेंट्रोमियर है, इसलिए इसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए सिस्टर क्रोमैटिड कहाँ जाना शुरू हो जाएगा? अपोजिट पोल पे। देखिए ये अपोजिट पोल पे ये ऊपर जाना चालू हो जाएगा और ये नीचे। ठीक, इस स्टेज में आप क्या कर सकते हैं? क्रोमोसोम का शेप पता कर सकते हैं। क्रोमोसोम कौन से शेप का है? क्रोमोसोम V शेप का है कि J शेप का है कि I शेप का है कि L शेप का है? ये सब पता कर सकते हैं। ये आपका डायग्राम रहा। इस डायग्राम से आपको क्या पता चलता है? सेंट्रोमियर टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर चला जाता है और नीचे चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहीं से उठेगा। क्वेश्चन कहां से उठेगा? ये वाला लास्ट वाला से, ये वाला से क्वेश्चन नहीं उठ सकता है। कभी भी क्वेश्चन ऊपर वाला से नहीं देगा कि क्रोमैटिड्स अलग हो जाएगा, कभी नहीं। आपको क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे कि आप ऐसा स्टेज बताइए जिसमें शेप और क्रोमोसोम पता लगाया जाता है या स्टडी किया जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? मतलब कि लेना पेज में शेप ऑफ क्रोमोसोम का पता लगाया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है तो सेल से पूछना पड़ेगा। सेल का अपना मैकेनिज्म है। अब इससे पहले नहीं पूछा हमसे कि सर ऐसा क्यों होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब आपको G2 फेज में ही काहे डबल होता है, आपको S फेज में काहे डबल होता है? सेल का अपना मैकेनिज्म है यार। सेल को अपना जैसे काम करना है वैसे ही काम करेगा ना। सेल पहले से आप जितना फेज देख रहे हैं, फेज दिखाई नहीं देता है कि पूरा क्लियर फेज नहीं है। सब अपने माइंड में साइंटिस्ट ने बनाया कि इस फेज में ये होता होगा, इस फेज में ये होता होगा। कोई देखने थोड़ी गया है। जब बन जाता है तब पता चलता है कि इस फेज में ऐसा हुआ, इसीलिए अब थ्योरी देता है, पहले थ्योरी नहीं देता है। समझे? ये सब पहले से डिसाइडेड रहता है कि ये फेज में ये होना है, ये फेज में ये होना है। अब हमारा से 24 घंटा में एक बार काहे करता है, 23 घंटा में काहे नहीं कर जाता है? सेल का अपना मैकेनिज्म है। जब तक उसको पिछला वाला जितना भी आपका मैकेनिज्म है वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये आपको क्रोमोसोम कैसे दिखेगा? जब तक क्रोमोसोम बढ़ेगा नहीं तब तक क्रोमोसोम का शेप दिखेगा। जब तक क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी नहीं बाहर से नहीं दिखेगा तब तक शेप दिखेगा नहीं दिखेगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। इस सेल डिसाइड करता है, सेल का मैकेनिज्म अपना होता है। समझे? आपको इसमें याद क्या रखना है? आपको इसमें ये वाला पॉइंट याद रखना है क्योंकि इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। या आप ऐसा स्टेज का नाम बताइए जिसमें हम क्रोमोसोम का शेप पता लगा सकते हैं। ठीक, रखते हैं आज के लिए इतना ही।